हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दरोगा, पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल का जीएस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आज के सेशन में ये सबसे आसान क्वेश्चन है। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो जो इजी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाले हैं वो इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो हमको ये समझना है कि एशिया में जो है आबादी वाले देशों में यदि देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे इस समय कौन है, तो नंबर 1 पे भारत है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की, फिर चीन की है, फिर यहाँ पर तीसरा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 हो गया, तीसरा क्रम क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये हो जाएगा एशिया का तीसरा सबसे अधिक जो है आबादी वाला शहर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस के लिए जो है, आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन सा होता है, मतलब कौन उसे नियंत्रण करता है। जैसे यदि हम लोग बात करें यूपीएससी, यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी, यूपीएससी को जो आपका जो सिलेक्शन देती है उसे कौन नियंत्रित करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है कि भारत सरकार का लोक सेवा प्रमुख करता है, गृह मंत्रालय करता है, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो करता है। इसका मतलब है कि यूपीएससी को कौन कंट्रोल करता है, मतलब किसके अंडर में यूपीएससी काम करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है यही यूपीएससी में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसको कंट्रोल करती है, चाहे वो आईपीएस के रूप में करे, चाहे आईएफएस के रूप में करे, चाहे आईएएस के रूप में करे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जो चारकुला, चारकुला क्या है। उत्तर प्रदेश में एक चारकुला जो है ये क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि चारकुला उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड के मूल निवासी एक जंगली बिल्ली का नाम है, या अवध क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का नाम है, या लखनऊ क्षेत्र में पारंपरिक कढ़ाई जो हम लोग कहते हैं चिकनकारी उसका नाम है, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक एक नृत्य है। तो याद रखिएगा ये एक लोक नृत्य है चारकुला, और ये आपका ब्रज क्षेत्र या बरसाना, ब्रज क्षेत्र या बरसाना में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य कहाँ किया जाता है, ब्रज क्षेत्र या बरसाना में। चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। जो मुरादाबाद जो है किस लिए प्रसिद्ध है, यदि हम लोग ये बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य हेतु प्रसिद्ध है, उसके लिए विश्व भर में हस्तकला उद्योग के लिए अपना एक स्थान रखता है। ये पीतल के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए या स्टील के लिए। तो हमारा मुरादाबाद किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका पीतल के लिए। पीतल नगरी कौन सा है, मुरादाबाद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जो है सबसे चर्चित स्थान जो है पीतल नगरी का कौन सा है, ये आपका मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है ये कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, ये देखिएगा लायन सफारी। तो ये हो जाएगा एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, इटावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इटावा। इटावा में लायन सफारी बना हुआ है, और जो कि आप देखेंगे कि यहाँ से गिर, जो गिर उद्यान होता है ये गुजरात में है, गुजरात में। और यहीं से क्या किया गया है कि बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर, बब्बर शेर यहाँ से आया है, और यही आपका इटावा जो लायन सफारी है उसी में रखा गया है और प्रजनन करके बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को, पर्यटक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये किस तिथि को मनाया जाता है विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय मुक्केबाजी जो है MC मैरी कॉम द्वारा एक लिखित आत्मकथा है। MC मैरी कॉम की जो है आत्मकथा है, ये आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये प्लेइंग टू विन है, अनब्रेकेबल है, नो होल्डिंग बैंक है या इम्परफेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इनकी जो है एक आत्मकथा हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, दे रहा है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? बहुचर्चित पुस्तक जो है ये सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सैटेनिक वर्सेस जो है उसके लेखक की बात करें तो सलमान रुश्दी हैं, सेमुर एम हर्ष हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं या JM बेरी है? तो ये क्या हो जाएंगे? सलमान रुश्दी। इसके लेखक जो है सलमान रुश्दी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मॉडेम। मॉडेम किस तरह का डिवाइस है? मतलब एक उपकरण है तो डिवाइस पूछ रहा है, तो मॉडेम आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों है, स्टोरेज है या इनपुट है? तो मॉडेम हमारा जो है एक कंप्यूटर का भाग है जो हम क्या करते हैं कि वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी जब होती है ना तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है। किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है। तो ये मॉडेम क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम सत्र की बैठक जो है किस तिथि को हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी इसकी बात करें तो 26 जनवरी को। इस दिन तो हमारा गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र हुआ था, इसका मतलब है कि हमारा संविधान बना। संविधान यदि पूछेगा किस तिथि को बना था तो संविधान हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को हमारी संविधान सभा इसी दिन भंग हुई थी और इसी दिन अंतिम बैठक किया था। ठीक है, और 29 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंशतः लागू हुआ। अंशतः लागू हुआ मतलब कुछ हिस्सों में लागू हो गया था। ठीक है, अब मूल रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। मूल रूप से हमारा जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में? तो अब आपको ये समझना है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। तो अचानक कभी भी राष्ट्रपति का पद यदि खाली हुआ तो तुरंत तत्काल उसे जो है उपराष्ट्रपति को रखा जाएगा। ये 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा और फिर से जो है जो राष्ट्रपति नया बनेगा उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये 6 माह तक जो है कार्य पर रह सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन या पेरिस? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो यहाँ पर आपका मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में क्या है? वाशिंगटन DC में आपका WB का है, वर्ल्ड बैंक, और IMF का, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सबों का है। ठीक है, और UN जो है न्यूयॉर्क के पास है, UN का। लंदन में जो है इंटरपोल का है, इंटरपोल जो है, ये सभी मुख्यालय है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, विश्व में पेट्रोल की कीमतें किसके द्वारा निर्धारित होती है? जो पेट्रोलियम की कीमतें होती हैं पूरे वर्ल्ड में किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो पेट्रोलियम की कीमतें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो यहाँ पर IMF, ये तो भाई मुद्रा बाजार को करता है। IBRD, ये विश्व बैंक का एक पार्ट है। रिजर्व बैंक, ये तो भाई केंद्रीय बैंक हमारा है। ओपेक, ये आपका मतलब पेट्रोलियम देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। और यहीं से तेल की कीमतें का निर्धारण होती है। ठीक है, तेल की कीमतों का निर्धारण यहीं से होता है, ओपेक से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? तो ग्रॉस ऑफ द ईस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज जो है इसे ग्रॉस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है, बैठक
का आयोजन किया गया? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, ये रूस में था, ब्राजील में था, भारत में था या दक्षिण अफ्रीका में था? तो ब्रिक्स की बैठक अभी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 38वां राष्ट्रीय खेल था 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 का पूछ रहा था, तो वो हुआ था देहरादून में। तो देहरादून कहाँ पे है ये समझना है, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में कि उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, तो ये थे गुलजार और दूसरा सद्गुरु रामभद्राचार्य। तो दोनों मिलाकर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी कभी ये सभी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं तो आप कंपटीशन में बहुत तेजी से बाहर हो जाते हो। तो इन्हीं को आपको बचाने के लिए कंपटीशन क्या किया है कि पीसीएस से लेकर के हर एग्जाम में अब इजी क्वेश्चन दे करके आपको कंफ्यूज करके फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये इजी वाला क्वेश्चन भी आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इसका मतलब है कि आप देखेंगे एक त्यौहार पोरांग पुगंटू रज या राजा पर्व इसे बोलते हैं, अब्बुआची। अब्बुआची तो असम में मनाया जाने वाला मेला है, कामाख्या मंदिर के पास होता है। रज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सद नोगक्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका मतलब है ये जो धार्मिक उत्सव है ये त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है, ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। अब आते हैं मुआसू उत्सव। मुआसू उत्सव जो है ये बहुत चर्चित उत्सव होता है और ये जो है ये उत्सव, ये जो मुआसू फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो मुआसू उत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन ये एक विशेष जनजाति है जिसका नाम आओ जनजाति, आओ जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। यदि पूछेगा किस जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है तो आओ जनजाति द्वारा नागालैंड में मुआसू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? इनमें से एक ऐसा त्यौहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है जिसका नाम है हल्दा या गंध लेपन यात्रा या लाई हरओबा या लोसर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लाई हरओबा। ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? मतलब कोई भी ध्वनि यदि दोबारा उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। ये रिफ्लेक्शन होता है, मतलब परावर्तन होता है, ठीक है, वापस आ जाती है आवाज, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। और ये कितने दूरी पर होता है? 17 मीटर की दूरी पर होता है। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन को विटामिन B7 अवशोषित और रोकता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लूटामाइन, केराटिन, एविडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एविडीन, ठीक है, इसका सही आंसर एविडीन हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जो सांची का स्तूप होता है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक द्वारा। ये अशोक द्वारा जो है ये सांची का स्तूप का निर्माण कहाँ कराया गया था? भोपाल में कराया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये चीज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहते हैं? मतलब कि इनमें से एक व्यक्ति है जिनको मास्टर दा कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या बिपिन चंद्र पाल हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है इनको मास्टर दा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आते हैं शारदा। शारदा एक कानून है जिसे हम लोग कहते हैं शारदा एक्ट।
शारदा एक्ट एक कानून है और ये किस लिए लाया गया था शारदा एक्ट कानून? तो ये आपका सती प्रथा है, बाल विवाह है, या सती विवाह है, या दहेज प्रथा है। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह है, हरिप्रसाद शारदा द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? हरिप्रसाद शारदा द्वारा लाया गया था। और ये एक्ट जो है 1929 में लाया गया था। 1929 में लाया गया, ये एक्ट 1929 में लाया गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। तो ये माता पिता के लिए जो लक्षित किया गया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला, या सुकन्या, या इंद्रधनुष। तो आपको इंद्रधनुष मिशन क्या है? ये आपका पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। अब उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला और उजाला, उज्ज्वला गैस वितरण है, उजाला एलईडी देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो लिंगानुपात को करने के लिए ऐसा किया गया। जो माता पिता के लिए लक्षित किया गया है सुकन्या समृद्धि योजना है। इसका आंसर क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु। तो सबसे पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, अब तीसरे पर कर्नाटक आ गया। मतलब जो गन्ना उत्पादन है उसमें यदि हम लोग देखें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे कर्नाटक आता है। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? मतलब जो शहरीकरण है वो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना इसका शुरू हो जाएगा। मतलब कि 10वीं पंचवर्षीय योजना आते आते हम लोगों ने शहरीकरण के ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य किए, तो 9वीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? जैसे जो ज्वार भाटा आते हैं उनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ये देखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या अनियमवाही हवाएं। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो समुद्र का ऊपर उठना ज्वार होता है, और जब चंद्रमा डूब जाता है, सूर्य आता है, तो उससे समुद्र का जो जल का पीछे हटना भाटा होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। तो मुख्य रूप से इसमें चंद्रमा ऑप्शन दिया है तो चंद्रमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस में आधिकारिक ध्वज जो होता है और पुलिस का ध्वज, इसमें लाल रंग के अलावा और कौन सा रंग होता है? तो लाल के साथ हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है, नारंगी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला रंग होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब आते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है छाप तिलक सब छीनी, इससे किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। ठीक है, अब आते हैं छठी शताब्दी। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को पांचाल बोला जाता था, कि अंग बोला जाता था, सुरसेन बोला जाता था, कि मत्स्य बोला जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे? सुरसेन कहा जाता था। फिर आते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? पारंपरिक शिल्प नहीं है जो कांथा टाके, जरदोजी, चिकनकारी, संगमरमर जड़ना। तो ये देखिए, ये भी है संगमरमर जड़ने वाला काम। चिकनकारी वाला काम लखनऊ में होता है। जोरदारी जो है बरेली वगैरह में होता है। कांथा टाके नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, कांथा टाके यहाँ पर नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, 45वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 45वां दादा साहब फाल्के है उसके से सम्मानित करने वाले, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 45वां 1997 में कवि प्रदीप को दिया गया था। कवि प्रदीप को दिया गया था। कवि प्रदीप को दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब या शिक्षक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों को ऑप्शन में क्या करना है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हिंदी दिवस का, जिसमें 11 जून हो जाएगा कि आपका 28 सितंबर हो जाएगा, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। अब देखिए, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? शरद पवार हैं, मनमोहन सिंह हैं, प्रणब मुखर्जी हैं या इंदिरा गांधी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के जो लेखक हैं इसमें हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, लेखक जो है प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद शपथ ग्रहण दिलवाता है। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त दिलवाता है कि भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है कि आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, लोकसभा अध्यक्ष दिलवाता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। बस राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। बाकी राष्ट्रपति इनको भी दिलवाता है। ठीक है, ये बिना शपथ का होता है, बिना शपथ का पद होता है, बिना शपथ का होता है। बल्कि राष्ट्रपति इनको भी दिलवाता है शपथ ग्रहण, मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है। बोको हराम एक आतंकी संगठन है, ये कहाँ पर है? ये संगठन जो है किस देश का संगठन है बोको हराम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाइजीरिया की जो है एक आतंकी संगठन है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम फास्ट का ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन सेंटर भी चलती है पांडेपुर वाराणसी में, जो नियर काली मंदिर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। यदि आप वहां पे जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, इसके अलावा आईएएस पीसीएस के बैचेस हैं, सीटेट यूपी टेट के बैच हैं। आप वहां पे मिलिए और बेहतर तैयारी करिए, अपने भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।